नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, क्योंकि लगातार कल एक फोटो सार्वजनिक रूप से वायरल हो रही है और उस फोटो को लेकर जो उद्धव गुट है उसने शिंदे गुट के पर निशाना साधा है। उस फोटो पर क्या ऐसा है जिस पर राजनीति तेज हो गई है, सीधा जानेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ। सर, जिस तरीके से फोटो महाराष्ट्र की राजनीति में एक फोटो के माध्यम से फिर से भूचाल खड़ा हो गया है, क्या है वो फोटो, दर्शकों को बताएं। ये जो फोटो आप हमारे दर्शक भी देख पाएंगे, फोटोग्राफ जो है वो शिंदे साहब के सुपुत्र हैं। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं जी, ठीक है। और बैठ के वो आप देखेंगे पुलिस कर्मी भी जो है वो वहीं भी वो भी कहाँ खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। कुछ लोग उनसे अपने बात रखने के लिए आए हैं। क्या हो सकता है कुछ काम लेके आए होंगे कुछ लोग। तो वो लोग भी आपको देखते हैं, आप देख सकते हैं वो बैठे हुए हैं। और वो कुर्सी के पीछे का जो तख्ती है वो देखिए जरा उसको, है ना। तो वो कह रहा है कि ये सीएम है महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का उनका लगा है। तो अब इस पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है उद्धव ठाकरे की ओर से, वो वाली जो शिवसेना है। क्योंकि यहाँ भी देखिए पीछे बाला साहब ठाकरे की फोटो है। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, इस फोटो में, तो पीछे बाला साहब ठाकरे हैं, फिर शिवसेना और उसका सिंबल है, और उसके बाद फिर लिखा है सीएम महाराष्ट्र। अब इसको लेकर राजनीति बड़ी फिर से एक बार जो है गति वहाँ पे बड़ी है, तेज हो गई है। और आक्रामक रुख लेकर उद्धव ठाकरे ने ये कह दिया है कि देखिए अब ये अभी से ये हाल है। अब ये भी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं और बेटे जो है अपने पिता की कुर्सी पर बैठ के महाराष्ट्र का संचालन और प्रशासन करने में लगे हुए हैं। तो परिवारवाद की ओर सीधी तरफ, मतलब उन्होंने एक तरह से एक दो तीन चीजें उजागर करने की उसमें कोशिश की है शोभित भाई। एक है कि शिंदे परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं है। अगर होते तो ऐसे अपनी कुर्सी जो है अपने बेटे के लिए नहीं छोड़ देते, क्योंकि सीएम की कुर्सी पर वही आदमी बैठ सकता है जो चुन के आया हो। पहले तो अपने विधानसभा क्षेत्र से चुन के आया हो, उसके बाद फिर जो विधायक मंडल है, जो चुने हुए विधायक है, वो सब उनको एक बार फिर से चुने और उनको मुख्यमंत्री बनाए। तो ये प्रोसेस हम सब जानते हैं। तो इसके बावजूद भी अगर कोई अपना सिर्फ क्योंकि अपने पिता मुख्यमंत्री है और कोई बेटा बैठ जाए, तो ये अपने आप में उस पिता की भी अपरिपक्वता दिखती है। एक तो इस तरफ इशारा है। दूसरा, उन्होंने जो है देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि आपकी सत्ता की भूख इतनी प्रबल थी कि आपने ऐसे लोगों के साथ जो है वो कुर्सी साझा करने का सोचा जिन लोगों के पास पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो है ही नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ जब एक तरफ परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी ओर आप जिनके साथ मिलकर सरकार बनाई वही परिवारवादी व्यक्ति है। तो कुल मिला के ये एक उनको मौका मिल गया तंज कसने का और हमला करने का, और इसका भरपूर फायदा उन्होंने लेने की कोशिश की है। दूसरा, उनको एक ये भी फायदा हुआ है शोभित जी, साथ साथ बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो बताएं आपको कि उनको भी जो दशहरा पर जो होता है ना, उनका पूरा एक बहुत बड़ा जनसभा होती है, रैली होती है शिवाजी पार्क में, तो उनको भी अब परमिशन मिल गई है वहां पे करने की। तो अब शिंदे जूथ को भी मिली, इनको भी मिली है। तो पता नहीं अब कैसे क्या माहौल होगा उस दिन जब दो जूथ अलग अलग एक ही मैदान में जब करेंगे सभा। तो ये शायद पहली बार होगा, अगर ये होगा तो इसमें ये भी आशंका जताई जाती है कि भाई हो सकता है थोड़ी बहुत हिंसा हो जाए या कुछ ऐसा वातावरण हो जाए जिससे टेंशन जो है वो बढ़ जाए। और मुंबई में कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उनका कहना है कि अभी मुंबई के व्यापारियों में टेंशन बढ़ा है। मुंबई, अब हम सब जानते हैं कि मुंबई जो है वो हमारी आर्थिक राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है। देश की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सब का ऑलमोस्ट सबका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में अगर पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी इस तरह की हो जहां पर आपको ये समझ में ना आए कि भैया आखिरकार सरकार है किसकी, कब तक है और कब तक चलेगी, और अगर उनकी जिसकी भी सरकार बनी है तो क्या उसको स्टेबल रहने दिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में एक, क्योंकि शिवसेना की मूलतः प्रकृति रही है कि वो हिंसा से अपने आप को रखना, कोई मतलब हिंसा करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो रोड पर उतर सकते हैं हथियारों के साथ और उस तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं जिसमें तोड़फोड़ भी होती है
लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। कुछ लोगों जो निर्दोष लोग जिसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब मॉब जो है सड़क पर उतर जाता है और आपस में भिड़ता है, तो इसमें फिर कौन किसको मारता है और किसको लगता है, कौन घायल हो जाता है, उसका कोई गणित मैथमेटिक्स सेट नहीं होता है। तो कुल मिलाकर वातावरण अगर शहर का अशांत हो, टेंस हो, तनाव से भरपूर हो, उस स्थिति में व्यापार, उद्योग और डेवलपमेंट जो है शोभित जी, वो अपने आप को थ्रेटन्ड फील करता है। और वही स्थिति अभी मुंबई की है। एक हमारे मित्र सज्जन है, बहुत बड़े वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो आए थे गुजरात, तो उनको अंबाजी दर्शन करने के लिए जाना था, तो उनसे हमारी बात हो रही थी। हमसे वो सहायता चाहते थे अरेंजमेंट को लेकर। तो उस समय हमारी कल रात को ही बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि क्या हाल है मुंबई का। बोले ये उद्धव और शिंदे, बोले दोनों की भिड़न जो है होता है, लगता है कि शायद मुंबई को इतना परेशान करेगी कि पूछो मत। क्योंकि उन्होंने कहा कि लोगों के मन में डर ये है कि जब ये आपस में सही में भिड़ेंगे तो क्या खून खराबा होगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। तो कुल मिला के अब ये फोटो पर राजनीति शुरू हुई है। ठीक है, फोटो अपनी जगह पे। आप देखेंगे कुछ समय पहले जब आदित्य ठाकरे को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था, उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं, तब उन पर भी ये हमले होते थे कि भाई बेटे को आगे बढ़ाने के लिए, और बेटा जो है क्योंकि वो सिर्फ उद्धव ठाकरे का बेटा है इसीलिए वो इस कैबिनेट मिनिस्ट्री की को जो है सीट मिली है, अदरवाइज उनकी उतनी कोई खास हैसियत है नहीं। और फिर आप देखेंगे एक कुछ अलग अलग ड्रग्स केस में भी उनको डालने की, नारायण राणे के बेटे के द्वारा कोशिश की गई थी जी। तो ये इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में पिछले हम देख रहे हैं 3-4 साल से चल रही है। और जब जब मौका मिलेगा एक दूसरे पर ये कीचड़ और कादव इस तरह से जो है उछालते रहेंगे। और जब तक कोई एक पक्ष सही अर्थ में हार नहीं मान लेता तब तक ये चलता रहेगा। जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि फोटो सार्वजनिक होती है तो बात भी जो है राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन जिस तरीके की एक मान मर्यादा होती है सीएम पद की कुर्सी के लिए, क्या उसमें बैठने वाला व्यक्ति या उस पर जो आसीन है उसका ये दायित्व नहीं होता है कि उस कुर्सी की भी हिफाजत उतनी ही सिद्धता से की जाए जितनी कि वो आने वाले चुनाव को लेकर अन्य राजनीतिक दल जो है उसके लिए खींचातान करते हैं। फोटो पर बैठ जाता है कोई भी, चाहे वो उसका व्यक्तिगत कोई पारिवारिक रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और जैसा आपने कहा था कि आदित्य ठाकरे को लेकर उन्हें तो बेबी पेंगुइन तक कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की जो कह सकते हैं कि कुर्सी पर बैठने से पहले जो व्यक्ति बैठ रहा है उसकी ये दायित्व नहीं बनता है कि हमें सोच समझकर बैठना चाहिए, भले वो किसी पिता का पुत्र हो। नहीं, ये तो बिल्कुल बनता है। अब उतनी मैच्योरिटी अगर उस बेटे में होती तब तो वो बैठता ही नहीं। मैं ये लगातार कहता हूँ शोभित भाई, और ये एक अमर एक बात है पूरी, ये कभी ये एक्सपायर हो नहीं सकती है, क्योंकि ये फलसफा है। वो ये है कि किसी भी चीज, किसी भी नशीले पदार्थ का नशा उतना घातक और उतना उन्मादी नहीं होता है, उतना सर पे कभी नहीं बोलता है जितना सत्ता का नशा बोलता है। जब आपके पास सत्ता होती है तो फिर आपसे वो ऐसे ऐसे काम करवा देती है, वो सर पे बैठ के, सर पे चढ़ के नाचती है, वो कुछ ऐसे ऐसे काम करवा देती है जो आपको उस समय करने के लिए बड़े सहज लगते हैं। अभी हम और आप जो हैं और दूसरे लोग जो हैं इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। उनके बेटे के लिए ये बड़ी सहज बात होगी, मैं आपको बताऊं जी। उनके लिए इतना सहज होगा, कभी मेरे पिता मुख्यमंत्री है, मैं उनका बेटा हूं और मैं बैठ सकता हूं, क्यों नहीं बैठ सकता जी। जैसे राजा की गद्दी पे बेटा बैठता है ना जी, जो बड़ा पुत्र होता है वो बैठता है, उनके लिए इतना सहज होगा। अब जब ये हो रहा है, ये हंगामा हो रहा है, ये इतनी टिप्पणियां हो रही है, वो जो उनके बेटे हैं उनको अभी मन में ये सवाल उठता होगा कि यार ऐसा तो मैंने क्या कर दिया, मैं तो अपने पिता की कुर्सी पर बैठा, उसमें मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। ये जब वहां उस स्टेचर पे और उस स्टेज पे आप होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। बाकी इनके लिए बड़ी सहज बात है कि यार पिता मुख्यमंत्री है, मैं बैठा हूं। या ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि उन्होंने भी जो है अपनी एक अलग से कुर्सी बनाई और पीछे लिख दिया हो कि मुख्यमंत्री सीएम है ना, क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर है वो बहुत क्रॉप की हुई पिक्चर है, तो उससे ये ख्याल ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सही अर्थ में शिंदे साहब की जो वहाँ जो
मुख्यमंत्री कार्यालय है वहां पे नरीमान पॉइंट पे, तो क्या वो वहीं की फोटो है या ये बेटे ने खुद अपनी एक ऑफिस बनाई है और ये पीछे बाला साहब ठाकरे की फोटो लगा के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र लिख दिया? ये भी एक सवाल हो सकता है। देखिए, और ये भी किया है तो गलत है। फॉर एग्जाम्पल तो ये भी गलत है क्योंकि हुआ नहीं, मुख्यमंत्री आपके पिता है, आप नहीं, आप ये कैसे कर सकते हैं? पर उनको ये बड़ा असहज और बड़ा उनको ये दुखदाई लगता होगा अभी होंगे सभी उन लोगों को जो भी इनकी टीका कर रहे हैं, क्या गलत कर दिया कि मुझे मेरे लिए मेरे बारे में और मेरी निंदा की जा रही है। तो वो अभी नहीं, उस स्थिति में उन्होंने सत्ता का घूंट पी कर रखा है जिसका नशा अभी उनके सर पे चढ़। तो ये है कि हमको जो निंदनीय लगता है वो उनके लिए बड़ा सहज है। अगर पावर डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जो भी नहीं कर पाता वो ऐसे का जिसकी और लोगों को लगता है कि हरकत थी कि यार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ, और एक बयान भी सार्वजनिक रूप से जो है इस समय ये वायरल हो या कह सकते हैं कि उस पर चर्चा की है। वो बयान है नारायण मूर्ति का। उन्होंने यूपीए के दौर ठहर गया था और निर्णय नहीं ले पा रहे थे मनमोहन सिंह, ये उन्होंने बयान दिया है। उनके बारे में कहेंगे कि कंपनी इन्फोसिस के सह AR नारायण है, उन्होंने ये सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। और कितनी उस बयान में दम है उनके इस बयान में? देखिए, नारायण मूर्ति आमतौर पर बहुत टू द पॉइंट बात करने के लिए जाने जाते हैं। ही इज ए नो नॉनसेंस पर्सन, कोई नॉनसेंस नहीं करते, कभी आज तक नहीं देखा है। कभी देश की राजनीतिक के ऊपर भी टिप्पणी करते हुए इतना हमने उनको नहीं देखा है। उनकी जो पत्नी है सुधा मूर्ति जी, वो एक काफी एक्सप्रेसिव महिला है। वो लिखती भी बहुत जगह पे है, बहुत सारे अखबारों में उनकी जो है वो कॉलम चलती है, बुक लिखती है, सेमिनार करती है, मोटिवेशनल स्पीच देती है, ये सब करती है वो। तो शी इज एन एक्सप्रेसिव वुमन। But Narayan Murthy has always kept himself to his own forte of understanding and work. वो बाहर कुछ बहुत कम बोलते हैं। ये शायद पहली बार होगा मेरे ख्याल से कि इस तरह का कोई उन्होंने निवेदन दे दिया हो। बात भी कर रहे थे, वो भी IIM में कर रहे थे, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई पब्लिक जलसे में उन्होंने बात बोल दी। वो IIM का ही एक फंक्शन था, उसी में उन्होंने अपनी बात जब वो कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये उन्होंने किस पर्सपेक्टिव से बात कही है इसको समझना बड़ा जरूरी है। उन्होंने 1991 के बाद जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब जो फैसले लिए गए तो उसकी तारीफ भी की है इसमें। आप देखेंगे तो उसमें उसकी तारीफ है। पर उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने कालखंड पर ये बात कही वो 2009 से 14 वाला कालखंड है जो UPA 2 रहा। तो UPA 2 में बहुत बड़ी परेशानी का सामना UPA 2 को करना पड़ा था। और सबसे पहली बात आप देखिए कि 2008-9 में जो एक मंदी का दौर चला जिसमें अमेरिका की कम से कम 15 से ज्यादा बड़ी बैंक जो है वो टूट गई। ठीक है, यूरोप की बहुत बड़ी बड़ी बैंक जो है उनको बहुत तकलीफ हुई और उसकी असर हम पर भी पड़ी। तो हमारा जो GDP ग्रोथ हमारा हो रहा था उस पर बहुत बड़ी असर पड़ी। हम इसको झेल गए क्योंकि हमारी खुद की जो अंदरूनी इकोनॉमी है वो उतनी मजबूत थी उस समय, पर हमारा ग्रोथ कम हो गया, ये वो स्टेगनेंट सा हो गया, रुक सी गई, थम सी गई। और देखिए 8-9 तक ये रहा, 9-10 तक हमको उस स्थिति से उभरने में समय लगा। और 10 से आप देखिए कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला मामला शुरू हो गया। ठीक है, अन्ना बैठ गए, केजरीवाल साहब बैठ गए, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, आप जितने भी नाम लो, प्रशांत भूषण, उनके पिता शांति भूषण जी से लेके दुनिया भर के लोग बैठे। और उसी समय जो है आपको याद होगा कॉमनवेल्थ स्कैम जो है सामने आया। उसके बाद आरोप के तौर पर 2G स्कैम हुआ, तथाकथित आरोप के तहत फिर वो ये कोलगेट हुआ। ठीक है, तो वो 3 साल जो है बड़े आंदोलन के साल रहे, जहां पर दिल्ली में जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान पे आंदोलन चलते रहे। और आपको याद होगा, मैं तो यहाँ कवर करने के लिए रहा था, मुझे मालूम है। मतलब उस समय ये था दिल्ली में कि हर कोई आदमी जो है वो टोपी पहन के घूम रहा है, मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना करके। और देश भर से लोग ट्रेन में बैठ के, बसों में बैठ के, अपनी अपनी गाड़ियां लेके
आ रहे हैं इस आंदोलन में जुड़ने के लिए, जब वो अमरनाथ अनशन जो है वो शुरू हुआ था। तो ये सब चीजें स्थितियां जब होती है ना शोभित भाई, तब स्वाभाविक रूप से जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको विचलित होते हैं। एक तरह से एक ऐसा दबाव बनना जब शुरू हो जाए आप पर, और अचानक से आपको जो है इतना बड़ा दोषित करार कर दिया जाए आरोप लगाने से कि भाई आपसे भ्रष्ट तो कोई है ही नहीं, और फिर जो है लगातार करना कि उस समय के तो मूर्त या चित्र ऐसा बन चुका था कि ये शायद नेक्स्ट गांधी है, बिल्कुल इस तरह की उनकी एक इमेज बिल्ड हो गई थी। ठीक है, और इस स्थिति में किसी भी सरकार के लिए डेवलपमेंटल इश्यूज पे काम करना, क्योंकि फिर उनको लगता है कि ये अगर ये कुछ कर लेंगे तो हो सकता है यहीं पे भी आरोप लग जाए हम पे कि भाई हम तो इसमें भी करप्शन की है। ठीक है, तो जब भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जो अब कोई भी सरकार अब जब बैकफुट पे आ जाती है, डर जाती है, तब वो सब कदम नहीं उठाती जो उसको उठाने चाहिए। तो वो दौर जो है वो 5 साल का दौर है, जहां तक मैं इस बयान को समझ पाया हूं, और उस दौर में सही में कुछ हम नहीं कर पाए थे। और वो एक ऐसा दौर भी था जिसमें किसानों की आत्महत्या की मात्रा भी बढ़ी थी। ठीक है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा जो है स्टेगनेंसी पे था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर भी बहुत सारे स्टेगनेंसी उस समय के दौर में देखने को मिली। तो वो दौर बिल्कुल 5 साल का तो मैं मानता हूं कि वो एक ऐसा दौर था जहां पे एक तरह से थम गया था मामला, कुछ हो नहीं रहा था। पर मुझे लगता है इसके पीछे ये सब कारण थे। ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है, अब कह रहे हैं कि हम देश में, दुनिया में जो है बहुत बड़े अर्थतंत्र के तौर पर हमको देखा जा रहा है, और हमारी अब जो है गिनती उसमें हो रही है, लोग नोटिस कर रहे हैं। बात सही है, लेकिन मैं उस बात से, क्योंकि वो तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मतलब बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं पर अपने क्षेत्र में, पर अर्थनीति में जब वो बोलते हैं तो थोड़ा बहुत सवाल पूछने का मन होता है, इनके स्टेटमेंट को क्वेश्चन करने का मन होता है कि हमको नहीं लगता कि ऐसा जो जितना पिंक उन्होंने दिखा दिया उतना तो पिंक नहीं है पूरा मामला। ठीक है, जीडीपी में हमारा जो है वो माइनस, ग्रोथ में माइनस है हम लोग, वो बात सही है बिल्कुल। अब कोरोना से पहले हमें ये नहीं कि हमको कोरोना के बाद ये हमारी हालत ये हुई, ऐसा नहीं है। 2019 में हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ठीक है, और कोरोना आने से उसको जस्टिफिकेशन मिल गया, हालांकि ये हकीकत नहीं है। तो हम ठीक से, हमारी अर्थतंत्र हमारा नहीं संभल रहा, ये वास्तविकता आज है। मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में कुछ एक ऐसा कार्यक्रम लोगों के, अपने दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने की, जहाँ पे मैं ये एक रेड फ्लैग दिखाना चाहता हूँ कि 2000 यही रहा, अगर ये जो स्थिति हम देख रहे हैं अभी जो ये रहा, तो 2023 के अंत तक हमारी हालत जो है, माली हालत, वो बहुत खराब हो जाएगी। उस तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हालांकि अब आज का कार्यक्रम तो उस मुद्दे को लेकर नहीं है, पर नारायण मूर्ति की कमेंट को लेकर है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वो ज़्यादा ही जो है वो मतलब ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं इस मामले में। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वो बयान जो है उससे सहमत होना चाहिए। हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, अनडाउटेडली हमने कुछ अच्छे निर्णय भी लिए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी हम जो उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं या हम बढ़ सकते हैं, अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है शोभित भाई। मुझे लगता है वो ज्यादा ही आशावादी एक उनका स्टेटमेंट था। अच्छा, इसी सवाल पर एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से कह सकते हैं कि वो दौर नहीं सही था, उसमें लगातार जो है डाउनफॉल देखा और मुद्दे तमाम खड़े हो गए थे उस टाइम पर। लेकिन सवाल ये निकल कर आता है कि मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्हें बड़ा अर्थशास्त्री कहते हैं, और उनकी नीतियों को कोई भी, हमें लगता है कोई का मतलब लगभग 90% ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनकी नीतियों का, व्यक्तिगत नीतियों को के साथ वो सहमत होते थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि यूपीए सरकार में जिस तरीके से मनमोहन सिंह के हाथ बांध दिए गए थे, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण बड़ा था कि जिस तरीके से वो अपनी नीतियों को खुलकर जो है रख नहीं पाए, जो आज ये सवाल जिस तरह के बन के खड़े हो रहे हैं? नहीं, वो बहुत सारे, वो पार्टी के अंदरूनी कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी शोभित जी, जो मनमोहन सिंह जिस तरह से उस हालात में, उस दौर में कुछ करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। यूपीए 2 पूरी तरह से जो है वो ऐसा एक काल रहा जो सोनिया गांधी और उनके जो राजनीतिक सलाहकार थे अहमद पटेल, उनकी गिरफ्त में रहा ये पूरा दौर। ठीक है, और मनमोहन सिंह का उन 5 साल के लिए तो ये बिल्कुल कह सकते हैं, बड़े दुख के साथ ये कह सकते हैं, कहना पड़ रहा है कि वो पपेट पीएम बन के रह गए थे। और
अगर उनको अपने हिसाब से काम करने की छूट या आज़ादी मिलती तो मुझे लगता है कि वो 5 साल में भले ही मंदी की मार झेल कर सब खड़े हो रहे थे, लेकिन जिस कक्षा के, जिस स्तर के वो अर्थनीति के जानकार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, मतलब कोई दो मत है ही नहीं। तो दो मत जब नहीं है और हमारे पास इतना बड़ा आदमी जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो, तो फिर उसको क्यों खुल के न खेलने के लिए मैदान दिया जाए? पर वो नहीं दिया गया, और उसमें कुछ स्वार्थी कारण रहे कुछ लोगों के, और उनको लगता था कि वो सही कर रहे हैं, पर वो बहुत गलत कर रहे थे, उनसे बहुत गलत चीजें हुई है। और वो दौर था जहां राहुल गांधी जो है उसका एक राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर उनका उदय करने की कोशिश की गई। उनको एक युवा आक्रामक चेहरे के तौर पर जो कुछ भी कर देते हैं, वो जो अगर संसद में जो ऑर्डिनेंस पास हुआ उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ सकते हैं, है ना। और मतलब एक ऐसे तेज तर्रार युवा नेता के तौर पर उनको देश के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, जो भी नाकाम रही। 2014 तक में वो बहुत नाकाम रही कोशिश। तो कुछ ऐसे फैसले पार्टी के अंदर हुए जिसकी असर, उन फैसलों का असर जो है वो सरकार के कामकाज पर पड़ा, और विशेष रूप से मनमोहन सिंह की जो कार्य पद्धति और कार्यशैली थी उस पर पड़ा, और जिसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता है, उसमें कोई, मैं वहाँ बिल्कुल सहमत हूँ उस जगह पे। बिल्कुल। बढ़ते हैं तीसरे संवाद की तरफ, और जिसका जिक्र हमने पहले ही संवाद में थोड़ा सा किया था, लेकिन उसी पर विस्तार से बात करेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा डिसीजन आ गया है, और उन्होंने दशहरा रैली जो बहुत बड़ा एक मुद्दा बनता हुआ जा रहा था, और उसका फैसला जो है उद्धव गुट के पक्ष में दिया है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि शिंदे गुट की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है, उसे नकारा भी नहीं जा सकता, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दशहरा रैली जो इतने सालों से जो पार्टी कर रही थी वह उसी को भी अधिकार है करने का। हालांकि अभी नाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो आगामी जो है रणनीति शिंदे गुट की क्या हो सकती है इस फैसले के बाद? यही है, शिंदे गुट पूरा जोर लगाएगा, पूरा मतलब पूरा जोर लगाएगा, और कोशिश करेगा कि ये कैसे भी करके इसको रोक दिया जाए। जी। मैं कह रहा हूँ वहां की नीति जो है ना, वो गली और सड़कों के युद्ध की तरफ जा रही है। वहां आखिरकार होना यही है। जी। अभी देखिए ईडी वीडी का चक्कर चला है तो संजय राउत कुछ कम बोल रहे हैं। अदरवाइज संजय राउत जो है वो दिन में 10 स्टेटमेंट दे देते हैं ऐसे, जिससे चीजें और बढ़ अभी तो बिल्कुल कह सकते गायब है। अभी गायब है। अभी कतई कुछ करीब एक हफ्ते का स्टेटमेंट कहीं दिख नहीं रहे, कहीं दिख नहीं रहे। वो अभी मौन व्रत धारण किए हुए हैं। वो चाहे थोड़ा पहले कर लेते तो यहाँ तक पहुंच, ये स्थिति भी नहीं बनती कभी। क्योंकि देखिए हर चीज का एक कारण बनता है। देखिए निमित्त कोई चीज जब होती है ना तो उसके बाद ही घटना होती है, उसके बगैर कुछ नहीं होता है। संजय राउत साहब का मैं ये जो पूरी सब जितनी भी घटना हुई, जैसे भाजपा के साथ शिवसेना का सरकार में न बैठने से लेके, मैं बात कर रहा हूँ 19 से लेके, ठीक है, वहां से लेके शिंदे गुट का अलग हो जाना तक जितनी भी पॉलिटिकल उठापटक हुई महाराष्ट्र में, और जहां पे शिवसेना को नुकसान हुआ है, मैं ये बड़ी अभ्यास के बाद ये कह रहा हूँ, सब स्टडी करके बैठा हूँ, संजय राउत का बहुत डूबियस रोल रहा उसमें। मतलब संजय राउत एक ऐसे प्रवक्ता या ऐसे निवेदनकर्ता बन गए थे जो कुछ भी बोलते थे, और इसका क्या असर होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, फिर इसका कोई कैसे रिस्पॉन्स करेगा, उन चीजों को पता नहीं, शायद वो मतलब उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया था उन्होंने। अमित शाह के बारे में कुछ भी बोल देना, मतलब कुछ भी बोल देना मतलब क्या होता है भाई? आप वो बात जब पब्लिक फोरम में करते हो तो आपकी एक बोलने की मर्यादा रहती है। प्रधानमंत्री के बारे में जब बोलते हो तो मर्यादा रहती है। आप अपने साथियों के बारे में जब बोलते हो तब भी आप एक डेकोरम मेंटेन करके बात करते हो, तो वो कभी कर नहीं पाए। और शिवसेना के कुछ जो सूत्र है वो बताते हैं कि नारायण राणे वाले मामले में, छगन भुजबल वाले मामले में, वो कुछ और भी नेता जो है छोड़ के चले गए शिवसेना। वहां तक ये कहते हैं कि भाई ये तब तो खुल के बाहर नहीं बोलते थे, लेकिन बाला साहब के पास इनका से बहुत बड़ा था, और बाला साहब को कुछ ऐसी ऐसी बातें करते थे जिससे इनके दौरान जो है वो दूरियां बढ़ी। तो ये एक बड़ा एक एलिमेंट है जो आजकल दिखता नहीं है। पर शिंदे जो है वो बिल्कुल इस चीज को कैसे भी करके रोकने की कोशिश करेंगे, या
कुछ न कुछ रोड़ा डालने की कोशिश करें, क्योंकि उनके लिए ये जो जो उनकी सोच है और जो वो आयोजन करके आए हैं भाजपा के साथ, कि अब ये शिवसेना को शिवसेना नहीं रहने देना है, मतलब शिंदे गुट ही शिवसेना के तौर पर माना जाए, उद्धव ठाकरे कुछ और ढूंढ ले। तो वो जो है एक पूरा अस्तित्व मिटाने की एक जो योजना है, वहां अगर ये दशहरा की रैली करने का उनको हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है, तो वहां एक उनके लिए रोड़ा बन जाता है ये आदेश। तो कुछ ना कुछ करेंगे, अब देखते हैं छटपटाहट कहाँ तक जाती है, कैसे इस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं, पर कुछ ना कुछ होगा जरूर शोभित भाई। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि हाई कोर्ट का फैसला आ गया है उद्धव गुट के पक्ष में। अब शिंदे गुट दशहरा रैली को लेकर क्या आयोजन करता है और किस तरीके से वो इस रैली को करने की कोशिश करता है। तो फिलहाल राष्ट्र संवाद में आज के लिए इतना ही। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप हमारी खबरों को हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर देख सकते हैं और खबरों को जान भी सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।